आजमगढ़ में अगर नगरपालिका के चुनाव में भाजपा का प्रत्याशी नहीं जीतता है, तो क्या आजमगढ़ नगरपालिका को फंड सरकार नहीं मुहैया कराएगी? आजमगढ़ के विकास से मुंह फेर लेगी? क्या ये संवैधानिक होगा? क्या ये नैतिक होगा? ये कुल मिला के जो मेरा कहने का तात्पर्य है कि चुनाव के जो तरीके हैं वो देश में पहले से बिगड़े थे। मैं नहीं कह रहा हूँ, इंदिरा गांधी के कार्यकाल के बाद से ये चीज़ें बिगड़ना शुरू हुई हैं। और मैं इस नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को सबसे बड़ा दोषी करूँगा। इन्होंने इसे और बिगाड़ दिया, इतना बिगाड़ दिया, चुनाव को इतना महंगा और इवेंटफुल कर दिया कि ये अब अच्छे प्रत्याशियों को चुनाव में आने की कोई संभावना ही नहीं दिख रही है। लोकतंत्र को इस कदर से महंगा कर दिया, इस कदर से ब्लैक मनी वालों के हाथ में दे दिया इन लोगों ने कि बड़ा मुश्किल है कि कोई पढ़ा लिखा, जिसके पास कम पैसे हों, जो नैतिक हो, जो ईमानदार हो, वो किसी चुनाव में टिकट पा सके या फिर लड़ सके। आजमगढ़ नगर निकाय के चुनाव को ही आप देख लीजिए, नगर पालिका के चुनाव को। भाजपा के जो प्रत्याशी महोदय हैं उनके बारे में आप सब लोग जानते होंगे। भाजपा में अच्छे अच्छे कार्यकर्ता थे जिन्होंने टिकट की दावेदारी की थी। मैं समझता हूँ उनमें से कई थे जो योग्य थे, जिनके बारे में सोचा जा सकता है वोट देने के लिए। लेकिन अंततः टिकट किसे मिला? टिकट मिला एक ऐसे व्यक्ति को जिसको पूरा जनपद जानता है कि वो इसके पहले भी 5 साल वो नगर पालिका के पद पे रह चुके हैं। उनके कार्यकाल के बारे में भी पूरा जनपद जानता है कि उन्होंने किस ढंग का कार्य किया था उन 5 सालों में। और फिर से उन्हें भाजपा ने टिकट दिया, शायद पैसे के दम पे। तो ये इस 5 साल में क्या करेंगे वो भी स्पष्ट है, इसमें कुछ भी छुपा नहीं है। कोई अगर उनसे उम्मीद करे कि वो कोई क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले हैं तो भूल में हैं आप। वो जैसे थे वैसे ही रहेंगे। ये जो पानी की तरह वो पैसा बहा रहे हैं, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं सुन रहा हूँ, वो इंटरेस्ट सहित पैसे को वसूलेंगे। आप आज मुर्गा खा रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा होगा, लेकिन वो आपको आज 100 रुपये का मुर्गा खिला रहे हैं, फिर आपके हिस्से का 1000 रुपया वो खाएंगे और आप कुछ नहीं बोल पाएंगे। आप चुपचाप सिर्फ तमाशा देखेंगे, तमाशबीन बने रहेंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आज आप अपने प्रधानमंत्री को देखिए, कहीं से भी वो प्रधानमंत्री नहीं लगते हैं। जब वो चुनावी रैलियों में जाते हैं तो और अधिकांश समय वो चुनावी रैलियों में ही रहते और दिखते हैं। तमाम बार आप देखेंगे कि सरकारी कार्यक्रमों के नाम पे भी वो चुनाव प्रचार ही करते रहते हैं। तो मैं अपने प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा कर रहा हूँ इसके लिए। लोकतंत्र को नाटक तंत्र मत बनाइए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप बार बार 140 करोड़ जनता की बात करते हैं और फिर वही तुरंत जो है आप एक पार्टी विशेष की बात करने लगते हैं। ये दोहरा चरित्र जो है ये प्रधानमंत्री पद को शोभा नहीं देता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा होती है उसको जितना गिराया है, शायद इसके पहले के किसी प्रधानमंत्री ने उस पद की गरिमा को इस कदर नहीं गिराया होगा। सिर्फ चुनाव प्रचार, कैसे सत्ता बनी रहे, कैसे, मतलब कांग्रेस जो 70 सालों तक इस देश में रही है और जिसने विकास की नींव डाली है इस देश में, जिसने तमाम विकास के कार्य किए इस देश में, आज नरेंद्र मोदी के हाथ में जो भारत है वो कांग्रेस का बनाया हुआ ही भारत है। हाँ, हो सकता है इससे भी बेहतर भारत होता अगर कांग्रेस थोड़ी सी और बेहतर होती, थोड़ी सी और ईमानदार होती, थोड़ी सी और उसका विज़न जो है फ्यूचरिस्टिक होता, तो देश उससे भी बेहतर होता। लेकिन फिर भी जो भी है, आज़ादी के बाद एक भूखे नंगे देश को कहाँ से कहाँ लेके कांग्रेस गई। तो कहने का मतलब है कि उस कांग्रेस को आप बेदखल करना चाहते हैं देश से। बार बार इनके भाषणों में सुनिए इन लोगों के, तो कांग्रेस मुक्त, कांग्रेस मुक्त। अरे व्हाट डू यू मीन कांग्रेस मुक्त? कांग्रेस मुक्त कैसे ये देश हो सकता है? ये देश कांग्रेस मुक्त नहीं हो सकता है। चाहे आप लाख प्रयास कर लें, लाख हाथ पैर मार लें, कांग्रेस मुक्त ये देश नहीं हो सकता है। मैं कांग्रेस की प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ ये शब्द कह के, लेकिन कांग्रेस एक विचारधारा रही है देश में। कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा इस देश की आज़ादी के आंदोलन से लेके आज़ादी के बाद के 70-72 सालों तक लगातार उन्होंने जो है 70-72 नहीं, जो भी है, लगातार जो है वो सत्ता में रहे हैं। तो उनके योगदान को ये देश कैसे भुला सकता है? आपके कहने से देश कांग्रेस मुक्त नहीं होने वाला है।
और दूसरी चीज़ मैं नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करूँगा कि आप जो है देश के प्रधानमंत्री हैं, आप जिस पद पे बैठे हैं वो देश का सर्वोच्च पद है, और उस पद पे बैठने के बाद कोई व्यक्ति किसी पार्टी विशेष का, व्यक्ति विशेष का नहीं रह जाता है, वो राष्ट्र विशेष का रह जाता है। आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, इसको मत भूलिए। आप भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं हैं। हर लोकतंत्र में ये अलग विषय है कि कोई पार्टी जो बहुमत में होती है वो सत्ता में बैठती है। और ये भी मत भूलें कि आप मात्र 37% मतदाताओं ने वोट दिया आपको 2019 में। इसको कैसे आप भूल जाते हैं? Only 37% पीपल हैव वोटेड इन योर फेवर। रेस्ट कितने परसेंट बचते हैं बताइए? 63% लोग हैं जिन्होंने आपको नहीं पसंद किया है, इन किन प्रकार, चाहे वो बट गए क्षेत्रीय दलों में या जो भी हुआ हो। कि कुल मिला के 37% लोगों के ही प्रधानमंत्री इस दृष्टिकोण से आप दिख रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये लोकतंत्र का नियम है, जब आप सत्ता में बैठा दिए गए तो आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, और उस पद की गरिमा को जो है चुनावी प्रचार के नाम पे, सत्ता की लालच, ग्रीड के नाम पे इतना मत गिराइए। एक सीमा रेखा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और जो भी कैबिनेट मंत्री हैं, मैं तो बार बार कहता हूं कि जो ही कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री बने तो उसकी पार्टी की सदस्यता जो स्थगित हो जानी चाहिए टिल ही इज़ ऑन द पोस्ट। जब तक वो प्रधानमंत्री है या मुख्यमंत्री है या मंत्री है, वो किसी दल का सदस्य नहीं होना चाहिए। तभी जाके वो निष्पक्ष रूप से पूरे देश के विकास के बारे में सोच पाएगा। तो चुनाव सुधारों में ये सुधार होना चाहिए। ये मेरा आग्रह है, ये मेरा विचार है, ये मेरा मानना है कि अगर ये परिवर्तन किया जाए 2-3 तो देश में काफ़ी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कि जो ही कोई प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, उसकी पार्टी की सदस्यता स्थगित हो जाए जब तक वो उस पद पे, हाँ, चुनाव की अधिसूचना के बाद वो पार्टी विशेष का प्रचार कर सके, ये छूट होनी चाहिए। लेकिन चुनाव की अधिसूचना से पहले वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री है और कुछ नहीं है। और दूसरा बदलाव जो सबसे महत्वपूर्ण है, मैं बार बार कहता हूँ कि इस देश से अगर भ्रष्टाचार को मिटाना है, अगर सच में नीयत ऐसी है भ्रष्टाचार मिटाने की देश के राजनीतिक दलों की, तो वो एक मत होकर जो है ये जो राजनीतिक चंदे, राजनीतिक फंड हैं, उनको पब्लिक डोमेन में लाए, और जनता को पता चलना चाहिए कि कहाँ से इनके पास ये पैसे आ रहे हैं। एक एक पैसे का पब्लिक डोमेन में हिसाब होना चाहिए। पब्लिक को एक एक पैसे की जानकारी होनी चाहिए कि इन राजनीतिक दलों को कौन पैसा दे रहा है, कितना पैसा दे रहा है। तब जाके स्थिति स्पष्ट होगी। आप देखेंगे भ्रष्टाचार पे कैसे अंकुश लगता है। यही जड़ है। जब तक इस जड़ को हम नहीं काटेंगे, इस देश से भ्रष्टाचार नहीं मिट सकता है, नहीं मिट सकता है, नहीं मिट सकता है। चाहे लाख प्रयत्न किए जाए, सब दिखावा साबित होंगे, इससे अधिक कुछ नहीं साबित होंगे। आप यहाँ पे इस जड़ को निकाल फेंकिए। मैं कह रहा हूँ कि देश कुछ वर्षों में सुधर जाएगा, अगर सच में नीयत हो जो ऊपर वाले हैं, जो सत्ता में लोग बैठे हैं। तो कुल मिला के मेरा यही आज का विषय था कि देश के प्रधानमंत्री नहीं दिखते हैं, और ये बड़ी आवश्यकता है कि वो देश के प्रधानमंत्री दिखें। आप 2-3 दिनों से देखिए, देश के प्रधानमंत्री ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री, सब लोग कर्नाटक में लगे पड़े हैं। और कारण क्या है? और जोर शोर से लगे हैं, सारे चुनावों से भी ज़्यादा जोर शोर से लगे हैं, क्योंकि जो ओपिनियन पोल बता रहे हैं कि ये हार रहे हैं, वहाँ कांग्रेस बढ़त में दिख रही है ओपिनियन पोल में। इससे बौखलाए हुए हैं ये लोग कि कैसे जो है वहाँ जो है वो कह सकते हैं कि वोटरों को रिझाया जाए और भाजपा के फेवर में उन्हें लाया जाए। तो ये अशोभनीय है कि देश का आपके जो सर्वोच्च हैं, आपके प्रधानमंत्री, आपके गृह मंत्री, आपके रक्षा मंत्री, आपके तमाम और मंत्री किसी प्रदेश के चुनाव में इस तरह से लिप्त हों कि उन्हें मतलब देख के न लगे कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के गृह मंत्री हैं, देश के रक्षा मंत्री हैं। तो ईश्वर करे कि इनको सद्बुद्धि आए और ये अपने आप को किसी पार्टी विशेष का न मान के किसी देश विशेष का माने। भारत सरकार की कमान सौंपी गई है इन्हें भाजपा की कमान नहीं सौंपी गई है। तो देश हित में ये बड़ा अच्छा होगा। चुनाव की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। चुनावी प्रक्रिया बद से बदतर होती जा रही है।
मतलब ऐसी ऐसी कहीं गुंजाइश ही नहीं दिख रही है मुझे आज के दिन में कि कोई अच्छा व्यक्ति इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कैसे फिट होगा। एक असंभव सा दिख रहा है कि कोई ईमानदार व्यक्ति, कोई नीतिगत व्यक्ति जो नीति शास्त्र का पालन करता हो, जो एक आदर्श से जीवन जीता हो और जिसके पास एक विज़न हो देश के लिए, देश में बदलाव के लिए, वह विजनरी व्यक्ति इस राजनीति में कहाँ और कैसे फिट होगा। ये बड़ा चिंता का विषय है, गंभीर चिंता का विषय है। और जनता तो जनता है, क्या कहा जाए। जनता को धर्म और जाति का जो नशा होता है वो ऐसा घुट-घुट के पिलाया गया है। पिछले 2-3 दशकों में ऐसा घुट-घुट के पिलाया गया है कि माय गुडनेस, उसका नशा तो उतर ही नहीं रहा है। और उसके इस नशे के चलते, ये उसकी बेहोशी के चलते, जाति और धर्म के नाम पे उसकी जो बेहोशी है, जो नशा है, उसके चलते ये जो राजनीति के लोग हैं वो मज़े कर रहे हैं, खूब फ़ायदे उठा रहे हैं। और बेहोशी में ये जनता, इसको आनंद आ रहा है उसी नशे का। वो नशे में ही मस्त है कि अब क्या कहें, शब्द नहीं है कहने के लिए कि कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ जनता की इस सोच का, जनता के इस विचार का, कि वो क्यों और किन परिस्थितियों में जाति के नाम पे वोट करती है, धर्म के नाम पे वोट करती है। मैं क्या विज़न है उनका देश को लेके, अपने समाज को लेके, अपने परिवार को लेके, अपने बच्चों को लेके, क्या बनाना चाहते हैं वो अपने बच्चों को। भारतीय बनाना चाहते हैं कि बिरादरी का व्यक्ति बनाना चाहते हैं, कि या किसी धर्म विशेष का ठेकेदार बनाना चाहते हैं। ये बड़ा असमंजस स्थिति मुझे लगती है। चुनावी प्रक्रिया को जिस ढंग से दूषित किया जा रहा है वो आगे और मुश्किलें खड़ी करेगा देश के लोकतंत्र के लिए। तो सोचना तो पड़ेगा, जहाँ से भी हम सोचें, जैसे भी हम सोचें, सोचना पड़ेगा, हम सबको सोचना पड़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद।